अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिससे मुताल्लिक कहा जा सकता है कि जितने मुंह उतनी बातें। इस पार्टी में जितने लोग हैं उतने ही बयानिए हैं। सबको टीवी पर आने का शौक है और सबकी बातें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी हाल ही में जब पाकिस्तान और भारत में कशीदगी चल रही थी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर तहरीक इंसाफ को मिल बैठने की ऑफ़र दी, जिसे पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खुश आइंद करार दिया और कौम को बताया कि बानी PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की असूली मंजूरी दे दी है। मगर अभी इस असूली मंजूरी को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि बानी PTI ने अपनी इस मंजूरी को एक गलत फहमी करार देते हुए यू टर्न ले लिया और मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ होंगे वरना नहीं होंगे। फिर अलीमा खान सामने आती हैं और पूछती हैं कि बानी PTI ऐसा क्या दें ऐसा जिसके बदले उनकी रिहाई मिल सके। हालांकि ये वही अलीमा खान है जो अपनी पार्टी के लोगों को आए रोज़ ये चूरन बेचा करती थी कि जेल में बानी PTI की मिन्नतें हो रही हैं, उनसे कभी ये मांगा जा रहा है कभी वो मांगा जा रहा है, मगर हमारा भाई मुसलसल इनकार कर रहा है और डट कर खड़ा है। आज वही अलीमा खान दुहाइयाँ देती फिर रही हैं कि खुदारा बताइए तो सही कि आपको क्या चाहिए, हम कुछ दो कुछ लो के लिए तैयार हैं। अभी इस बयान को मार पड़ ही रही थी कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को कवर अप करने के लिए सामने आ गए और कहा कि अलीमा खान का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। नाजरीन, ये एक ऐसी सियासी हिकमत अमली है जिसके तहत कोई भी बयान पहले मार्केट में फेंक कर पहले पल्स चेक की जाती है, फिर मनफी रद्द-ए-अमल देखकर तरदीद कर दी जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे उधर अली अमीन गंडापुर एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश लिए फिर रहे हैं और बानी PTI को पैगाम पहुंचाया है कि वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए उन्हें गो अहेड मिल गया है। बानी PTI ने इस पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया है और मौक़िफ़ दोहराया है कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और बगैर किसी वास्ते के बराह रास्त करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बार फिर मुंह तोड़ इनकार के बाद बानी PTI शर्मिंदा हो गई और अपनी इस तज़हीक पर सीखपा भी हैं। अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने पार्टी को हिदायत कर दी है कि वो सड़कों पर एहतजाज के लिए तैयार रहे। वो इस एहतजाजी कॉल के जरिए इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके मुज़ाकरात के लिए आमादा करना चाहते हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ से नावाकिफ़ वो ये नहीं जानते कि अब उनकी कॉल पर आवाम तो बहुत दूर की बात, उनकी अपनी पार्टी के लोग निकलने को तैयार नहीं हैं। जी हाँ, पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने बानी PTI की रिहाई के लिए चलाई गई तहरीक में पार्टी अरकान और ओहदेदारान की अदम शिरकत का सख्त नोटिस लिया है और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी कर लिया है। नाजरीन, बानी PTI की जानिब से सड़कों पर आने की ये कॉल पाक भारत कशीदगी के बाद कायम होने वाले कौमी इत्तेहाद को साबुताज करने की एक घिनौनी साजिश है। ये वही पार्टी है जिसके ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भारत के साथ ऐन जंग से पहले ये प्रोपेगेंडा किया था कि पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए तेल नहीं है और इंडिया को मारने के लिए मिसाइल नहीं है। ये वही पार्टी है जिसने भारत के खिलाफ जंग जीतने की खुशी में फील्ड मार्शल की जानिब से दिए गई इशाइये में शिरकत से इनकार कर दिया था। ये वही पार्टी है जिसके उमर अयूब यौम तकबीर पर जल भुन जाते हैं और अपनी भड़ास निकालने सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं कि एटमी पावर बनने में नवाज शरीफ का कोई किरदार ही नहीं था। नाजरीन, बदकिस्मती से ये वही लोग हैं जिनका एक ही एजेंडा है कि फौज और हुकूमत को डिस्क्रेडिट किया जाए, भले इस चक्कर में पाकिस्तान का नाकाबिले तलाफी नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर पूरा दिन फौज के खिलाफ मुहिम भी चलाते हैं और फौज से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए मरे भी जा रहे हैं। इनकलाबी बस इतने हैं कि जो मुल्क से बाहर हैं वो भारत के साथ मिलकर फौज मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं और जो जेल में हैं वो फौज से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए हाथ पांव जोड़ रहे हैं। बानी PTI और नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के नौजवानों को बरगलाने की मुश्तरका कॉल का अंजाम क्या होगा, आज अपने इस प्रोग्राम में हम इसी बात पर बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल शौकत पराचा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अजहर जावेद साहब, वन ऑफ द रेगुलर फीचर ऑफ सीधी बात, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वेरी डायनामिक पीजे मीर साहब ने हमारा साथ देने का आज फैसला किया, बहुत शुक्रिया पीजे। आई विश के आप ज़्यादा ज़्यादा आया करें सीधी बात जोन में। तो मेरे ख्याल से मैं आप ही से आज आगाज़ ना कर लूँ पीजे सूरत हाल ये है कि बानी पीटीआई ने एक बार फिर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है। अच्छा ठीक है, कॉल दे दी है, वो तो आपका जमहूरी हक है, लेकिन कंसिडरिंग दैट कि पाक भारत कशीदगी चल रही है, आप ये हालात देखें किस तरह के चल रहे हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल आएगी, डायरेक्ट फ्रॉम अडियाला ये कॉल आएगी, तो इसको रियासत के खिलाफ एक ब्लैकमेलिंग की कोशिश ना समझा जाए कि इसको उनका सिर्फ जमहूरी हक ही समझा जाए? क्या समझा जाए इसको? बिनिश, सबसे पहले तो ये एक अनवारंटेड टाइम है। ये टाइम नहीं है कि वेदर इट इज ए, बी और सी ऑपोजिशन पार्टी, जो कि इस वक्त एक क्रूशल मुल्क है। आपके वजीर आजम बाहर गए हुए हैं, आपका दूसरा डेलीगेशन यूरोप में और अमेरिका में गया हुआ है और अपना एक केस प्लीड कर रहा है, और हम यहाँ आपस में बैठ के एक मैं कहूँगा कि कौमी यकजहती नहीं दिखा रहे। ये वक्त है यूनाइटेड, हमें सबको यूनाइट होने का, और ये मैं समझता हूँ कि ये अफसोस है। आई एम नॉट इवन श्योर कि ये जो चेयरमैन है पीटीआई, इन्होंने ये कहा है, क्योंकि एक तो इनकी एक बात निकलती है, फिर दूसरी आ जाती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है। तो मुझे नहीं पता कि इनकी कौन सी सही बात है, और इनकी जो एक्चुअल इनके जो वर्डिंग्स हैं कि किसके पास ऑथेंटिक वर्डिंग्स हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जब आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। आई थिंक इमरान इज सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि देखो ये एक बड़ा क्रूशल वक्त है पाकिस्तान के लिए, एंड वन शुड नॉट बी एज दे से ओवर इंडल्जिंग in politics in this. Yes, sorry to cut you. आपने कहा कि इमरान इज सेंसिबल इनफ। अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट बीन सेंसिबल इनफ, क्योंकि ये अडियाला से ही डायरेक्टिव्स आ रहे हैं और डायरेक्टली आ रहे हैं। ये बीनिश, आपने सही कहा है। ये इसी चीज को तो मैंने पहले कहा है ना, कि ये तो एक समझ नहीं आती कि एक लीडर आता है या एक प्लीडर आता है, वो उनसे एक मीटिंग करता है और उसके बाद उसकी एक स्टेटमेंट आती है, फिर किसी और की और आ जाती है, चार मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती हैं, और जब ये अंदर आती हैं बाहर पब्लिक डोमेन के अंदर, वहां एक इख्तलाफात पार्टी के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो इस चीज को मैं समझता हूं कि आई डोंट नो, इसकी क्लैरिटी नहीं है। वी नीड टू बी क्लियर कि क्या ये एक्चुअली ये जो चेयरमैन है, द फाउंडर ऑफ पीटीआई, क्या ये वही बात कर रहे हैं जो करनी चाहिए, या मुख्तलिफ तरीके हैं? मुझे तो लगता है इनके कैंप के अंदर वो फिफ्थ कॉलमिस्ट बैठे हुए हैं जो इनको मरवाने के चक्कर में पॉलिटिकली। तो ये मैं समझता हूँ कि चेयरमैन हैज टू मेक श्योर कि या तो एक स्टेटमेंट बैरिस्टर गौहर दें या सेक्रेटरी जनरल दें, उसके अलावा किसी की कोई बात बनती नहीं है। फेयर इनफ पीजे, आई अंडरस्टैंड योर जेस्चर कि आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो चेयरमैन पीटीआई को देना चाह रहे हैं, कंसिडरिंग कि जी उनकी जितनी भी फॉलो बाकी रहेगी कि शायद वो ये ना कह रहे हों, और जो लोग उनसे मिल करके आ रहे हैं वो अपनी तरफ से एग्जैजरेट करके अपनी तरफ से बात करें। आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाह रहे हैं। लेट कीप दिस थिंग ऑल्सो इन प्लेस। और आगे मैं शौकत पराजा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। तो अगर हम इसी चीज को माइंड में रखें, अगर ये बेनिफिट ऑफ डाउट का एक पॉइंट ऑफ व्यू पीजे मीर दे रहे हैं, तो हो सकता है ये पॉइंट ऑफ व्यू कहीं और जनरल परसेप्शन भी एक इसकी हो कि हाँ पता नहीं बानी पीटीआई ने ये बोला है कि नहीं बोला। हालांकि खबरें मुसद्दिका यही हैं कि जो आगे कन्वे किया जाता है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब करें, चाहे वो अलीमा खान साहिबा करें, वो ऑफ कोर्स खान साहब से बात करके ही बाद में मीडिया से बात कर रहे होते हैं, राइट? बट सर, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सियासी जो स्टेबिलिटी के लिए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए खान साहब की ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए कि जी वो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को तो ना कहते हैं लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को हाँ कहते हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे बुलाया अपने शो के लिए। एस्टैब्लिशमेंट तो पहले ही कह चुकी है और बार बार कह चुकी है कि सियासी जमातें आपस में बात किया करती हैं, हम बात नहीं करेंगे। लिहाजा जो बेनिफिट ऑफ डाउट है या नहीं है, उससे हट के मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ से बड़ी क्लैरिटी, सिक्योरिटी ज़राए से मुतादिद बार जब भी इधर से ये फरमाइश गई, मैं इसको फरमाइश ही कहता हूँ कि अभी तक फरमाइश ही करते हैं अंदर बैठ के, उधर से यही जवाब आया कि सियासी जमातें आपस में बात किया
एक बार सियासी जमातों के दरमियान बातचीत शुरू हुई थी, ये जनवरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें डेडलाइन थी 31 जनवरी और उससे भी एक हफ्ता पहले मुलाकात खत्म कर दी। राइट। लेकिन पीटीआई का ये नुक्ता नजर जरूर था कि इनसे हमने एक बात की कि हमारी मुलाकात करवा दें बानी पीटीआई खान साहब से, और फिर इन्होंने कहा कि हम नहीं करवा सकते, तो इस वजह से वो गोल कर। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बातचीत से ही मामला आगे बढ़े, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने, जैसा आपने भी कहा, हम सब बड़े खुश हैं माशाल्लाह कि हमने तारीख में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। हमने भरपूर हमला उनका नाकाम बनाया। 70 के करीब जहाज थे जो पाकिस्तान पर हमला करने आ रहे थे, और हमारी आर्मी ने, आर्म फोर्सेज ने बिल्कुल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद की क़यादत में भरपूर दिफा किया मुल्क का, और पूरी दुनिया में था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सियासी क्वेश्चन है, दैट रिमेन अनसेट। तो तहरीक कामयाब हो ना हो, उनके अंदर कंफ्यूजन रहे ना रहे, वो आपस में फैसला कर। एक चीज जरूर है जी। कि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि अभी उन सवालात को हमने सेटल करना है। क्या वक्त सेटल करेगा? कहते हैं कि वक्त जो है वो खुद ही बहुत सारे मामलात को हल कर देता है। अब तो तहरीक की बात हो रही है, यानी हमें ये समझूं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, छोड़ दे मैं एंकर हूं, मैं जर्नलिस्ट, मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये समझूं कि अब खतरा खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी जो रोजाना तकारीर करते हैं, और कभी वो गोली की बात करते हैं, कभी रोटी की बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, और हम फिर इन तहारीक की तरफ चल पड़े। ऊपर से पहले जाफर एक्सप्रेस हुआ था, उसके बाद ये खुलदार वाला सानिया हो गया। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, जिनकी डायमेंशन अगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंटरनल है, लेकिन अगर इंडियन एग्रेशन को देखा जाए तो एक्सटर्नल। इसलिए हर एक को थोड़ा सा, मैं कहता हूँ, संभल कर चलना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको बैठना तो पड़ेगा। अब वो खान साहब की एक ही फरमाइश रही है, मैं फिर कहूँगा, कभी वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के यहाँ ऐवान सदर में जाकर बातचीत किया करते थे, अब वो मसलसल कहते हैं। लेकिन जिनके साथ या जिस शख्सियत के साथ बात करना चाह रहे हैं, मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद की खुल के बात कर रहा हूँ, वो उन्हीं का है कि उधर ही बात हो हमारी। उनके बारे में वो क्या कहते रहे, अभी ये 6-7 मई से पहले जो ट्वीट आते थे कि एक बंदे के साथ मुल्क का पता नहीं क्या किया जा रहा है। अब क्लैरिटी पीटीआई को करनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। कभी नो दो वाला कॉन्टेक्स्ट जो है वो आज भी वो बैरिस्टर अली जफर साहब भी क्लियर कर रहे थे कि उनका मतलब ये था, उनका मतलब वो था। लेकिन बहरहाल बैठना तो है। अगर आगाज कर दिया जाए हुकूमत के साथ बैठकर, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई हल तो निकाला जा सकता है। इसके अलावा ये जो इनसाइड पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसका कोई हल नहीं। राइटली सेट पर राजा साहब। अजय जावेद साहब, बात तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये अभी मेरे सामने 3 विंडोज हैं, आप तीनों गेस्ट हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप तीनों में से कोई भी ये कहेगा कि जी इस सिचुएशन का हल बगैर बातचीत के निकल आएगा। वी ऑल नो कि बातचीत से ही मामला हल होगा। लेकिन सर, वो जिनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, राइटली सेट बाय पराजा साहब, कि अब तो फील्ड मार्शल हो गए, वो तो डायरेक्टली उनसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन पूरी फौज को लेकर के और फील्ड मार्शल साहब को भी लेकर के, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह बानी पीटीआई ने खुद जाती तौर पर एक कैंपेनिंग की और एक नेगेटिव कैंपेनिंग की, और लगातार वो कैंपेनिंग जारी और सारी है, ऐसे में मुज़ाकरात भी उन्हीं से करना है। ये जिद कुछ अजीबो गरीब से नहीं लगती? मतलब मुझे तो इसकी मंतक ही नहीं समझ में आ रही। देखिए विनिश, बात ये होती है कि जो बात करना चाह रहा है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। सॉरी टू से, इमरान खान साहब ने अपनी तमाम क्रेडिबिलिटी लूज कर दी हुई है। कोई भी उन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई बात करेंगे भी तो उसका वो पास नहीं रखेंगे। हमने देखा है कि गुज़िश्ता 10 साल से, 11 साल से, 2014 से, जब से वो कंटेनर पर चढ़े हैं, उनकी कोई भी एक बात कहीं भी नहीं ठहरी। उन्होंने हमेशा अपनी बातों पे यू टर्न लिया है, और यू टर्न को वो लेके अच्छा समझते रहे। तो इन हालात में जब बात होती है तो 2 क्रेडिबल लोग बैठ के बात करते हैं, फिर उसके दरमियान कोई बिठाने वाला उनको होता है। वो कोई जो बिठाने वाला है वो ही उसकी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं होगा तो वो क्या बात करेंगे? बात क्या करने चाहते हैं? एक शख्स
चोरी के इल्जाम में अदालत से सजा याफ्ता है, वो ये कहता है कि मुझे जेल से निकाल लो और मुझे वजीर आजम बनाओ। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? क्या हमारा मुल्क जो कोई बनाना रिपब्लिक है कि हम एक चोर को निकालें जिसको सजा मिल चुकी है और उसको हम वजीर आजम या उसको बाहर बिठाएं? बात यह है कि जो भी आपने बात की ना कि कोई बाहर आके बात करता है, कोई कुछ कहता है, ये खान साहब की स्ट्रेटजी है। वो चीज़ों को कंफ्यूज रखना चाहते हैं, वो चीज़ों को जानबूझ के इस तरह इस नहज पे लेके जाते हैं कि कोई किसी की क्रेडिबिलिटी बन ही ना पाए। उन्होंने देखे जो भी उनके साथ चला है, हमेशा उन्होंने उसी का सर काटा है सियासी यानी तौर यानी आप पर। उनको उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहते, आप ये समझते हैं कि वो मैं नहीं देना जानबूझकर चाहता, ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? मैं उनको नहीं देना चाहता बेनी साहिबा। वो जानबूझ के प्लानिंग के तहत करते हैं। उनके साथ जिसने भी नेकी की है उन्होंने उसी को डसा है। जहांगीर तरीन खान साहब, अलीम खान साहब, दो ऐसे लोग थे जिन्होंने तरीके इंसाफ को बनाने में और उनको सपोर्ट करने में सबसे ज्यादा किरदार अदा किया। लेकिन हुआ क्या, वही मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था, वहां पे एक हमारे नईम हनीफ साहब हैं, उन्होंने दिखाई है, वो FIR दिखाई है 2022 की, जब अलीम खान साहब के खिलाफ इसी इमरान खान के कहने पर इवन उनकी बेटी और बीवी पर भी FIR काटी गई। ये शख्स इंतहाई मोशन कुश है। ये शख्स इस पे किसी का इतबार नहीं किया जा सकता। जहांगीर तरीन साहब ने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, अलीम खान साहब ने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, और सबसे पहले इन्होंने उन्हीं को डसा। इसलिए जो भी इसके साथ बैठेगा, जो भी थोड़ा सा इस पे एहसान करेगा, याद रखे कि ये शख्स उसको डसेगा। ये टोटली नाकाबिल एतबार शख्स है। हमारी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो हमारी चीजें हो रही हैं, इसको होने दीजिए। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में एक सर उठा के चल रहा है। आपने तो डरा ही दिया है, लेकिन कभी ना कभी तो बातचीत होगी ना। चले अभी नहीं हो रही, 6 महीने बाद नहीं हो रही, 1 साल बाद नहीं हो रही, पर कभी तो होगी। ऐसा थोड़ी है कि वो जेल में ही रहेंगे और उनकी पार्टी इसी तरह इसी तर्ज के ऊपर ये चलती रहेगी सर। और जब भी ये बातचीत होगी, और बल्कि बातचीत की मैं क्या बात कर रही हूँ, एक कदम और आगे बात चली गई ना। वो अलीमा खान साहिबा नहीं कह रही हैं कि बताएं आपको क्या चाहिए, क्या गिव एंड टेक करना है। दे आर रेडी फॉर अ गिव एंड टेक। क्या ऐसा दें कि वो बानी PTI को जेल से बाहर निकालेंगे? तो क्या क्या ऑप्शन है उनके पास लेने देने के, क्या दे सकते हैं, क्या क्या ऐसा चाहिए होगा रियासत को? जी मुझे एक बात बताइए, रियासत को अब उनसे क्या चाहिए? इनको अब रियासत से चाहिए, रियासत तो पूरी एक तो मजबूत होके खड़ी है। हमने जंग, ये कहते थे इनके बगैर, इमरान खान के बगैर जंग नहीं जीती जा सकती, उसे बाहर निकाले। हमने ना सिर्फ जंग जीती है और बुरी तरह भारत को हराया। ये क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे। आलमी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त मजबूत और तवाना बड़ा खड़ा, सुपर पावर का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहा है कि पाकिस्तान की लीडरशिप अच्छे लोग हैं, उनके साथ मैं ट्रेड चाहता हूं। आपके वजीर आजम और फील्ड मार्शल 4 मुल्कों के दौरे से आए हैं। आप देखें, टर्की ने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए जंग में, वो बाद में भी खड़े हैं। ईरान जो है, जिसके बारे में थोड़े से मामलात मशकूक थे, वो आपके साथ खड़ा है। आप दूसरी तरफ अभी आजरबाईजान देख लें। दुनिया भर में पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हुए हैं या न्यूट्रल हैं। इंडिया के साथ तो सिवाय इजराइल की कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा एक अब अंदरूनी तौर पर ये कर ले एहतजाज, पहले जितने एहतजाज हुए हैं कितने कामयाब हुए हैं। इन लोगों ने सरकारी फजाइल को इस्तेमाल करके भी वो एहतजाज को कामयाब नहीं बना सके। क्या पाकिस्तान की आपको लग रहा है तारीख कि आइंदा भी कामयाब एहतजाज नहीं होगा, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं होगा। नहीं इनके होगा। साथ ओके लोग नहीं ओके, है। पाक इसी फौज के के खिलाफ ऊपर जो ये मुझे बात करते PJP के रहे, पास दोबारा जाना है। आप कह रहे हैं नहीं होगा। PJP इन गिवन सिनेरियो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हालात में किसी किस्म का कोई भी जो अवामी एहतजाज है, अवामी तहरीक है, जिसका वो कह रहे हैं हमने अवामी तहरीक चलानी है, मुल्क गिर चलानी है, वो कामयाब हो सकती है? ये एक ऐसा टेस्ट है कि जब ये आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये सक्सेस है या नहीं सक्सेसफुल है। लेकिन याद रखें कि जब भी कोई भी ऑपोजिशन में आता है, हम उसको जलीली करते हैं। आपने कितना किया नवाज शरीफ को? मैं तो उनके साथ रहा हूँ एग्जाइट के अंदर लंदन में, मुझे पता है, मुझे बेनजीर का पता है, मुझे आसिफ जरदारी का पता है सब। वो तो किसी और ने किया होगा, जो लोग कर रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे थे, हम तो तब भी यही कह रहे थे कि भैया गलत हो रहा है। जी हमारा नेशनल कैरेक्टर यही है, जो नीचे जाता है हम सब बैठ के ना उसको गिराने की कोशिश करते हैं या उसको गंदा करते हैं। दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। एज फार एज अ जर्नलिस्ट इज कंसर्न, जर्नलिस्ट हमेशा न्यूट्रल रहता है। विनेश, याद रखो, अगर वो न्यूट्रल नहीं है, उसको किसी की साइड नहीं लेनी, उसको राइट चीज कहनी है और एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देना है। नंबर 1। नंबर 2,
آج یہ پرابلم میں ہے. واٹ ایور دا پرابلمس, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو, یہ کر دو. گورنمنٹ کیوں نہیں چھوڑے گی؟ کیونکہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آپ کے کورٹس نے کرنا ہے. It has to go through the courts. یا تو آپ اسے کہیں کہ یہ بالکل ایک فضول قسم کی ریپبلک ہے, یا آپ اس کی رسپیکٹ کرو. سو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ what the court say, and پھر ساتھ ہی سپلیمنٹری یہ ہے کہ وی ایکسپیکٹ that justice must be given in the right context. یہ نہیں کہ کسی کی فیور کرو یا نہ فیور کرو, whether it is the government or the opposition. آپ نے انصاف دینا ہے on merit. جب آپ یہ دو گے, آپ کے پاکستان کے کوئی مسئلے رہیں گے نہیں. اگر ہم نے ٹلٹ کہیں نہ کہیں کر دیا اور جسٹس سسٹم کے اندر فلاز آ گئے, یاد رکھو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. تو ہم نے امید رکھنی ہے, ہمیں ریسپیکٹ دینی ہے اپنے جوڈیشل سسٹم کو, کہ وی ایکسپیکٹ the best out of him. ریسپیکٹ دے رہے ہیں, آپ بھی دے رہے ہیں, پر سچویشن یہ ہے کہ بار بار رہا کرو, اڈیالہ کے دروازے کھولو, کیا لینا ہے کیا دینا ہے, مذاکرات کرنے ہیں, صرف اسی لیے نا کہ اڈیالہ کے تالے کھل جائیں. اصل میں بیسک پوائنٹ تو یہی ہے. تو سر وہ یہ تو بار بار پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا ہے نا, بار بار اڈیالہ سے یہ مطالبہ آ رہا ہے. ہم وی آل آر ریسپیکٹنگ وٹ ایور دا کورٹس ہیو گیون دا ڈیسیژن. وہ لوگ نہیں ریسپیکٹ کر رہے. جی دیکھیں, وہ جو مرضی کہتے رہیں, کریں, ان کا حق بنتا ہے, کریں. کام تو قانون سے ہونا ہے نا, کہ کسی کے کہنے سے تو نہیں ہونا. ہاں جی اس کو نکال دو, یہ کر دو. آپ نے نواز شریف پہ کتنے چارجز لگائے, ریگارڈلس آف آل دی آپ کہہ لو کہ امپلیکیشنز اور اینی تھنگ, نواز شریف باہر یا ایکوٹ ہوتے ہیں تھرو اے پروسیس. وہ پروسیس کے ساتھ کام ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں ہاں جی عمران کو نکالو. بھائی عمران کو بالکل نکالو, لیکن ایک پروسیس کے ساتھ ہوگا نا, کسی کے کہنے سے ساتھ تو نہیں ہوگا. ہم نے ایک رول آف لا کو فالو کر رہا ہے. اگر رول آف لا کو فالو نہیں کرو گے تو پھر آپ دیکھ لو, نہ آپ کو جسٹس ملے گی, نہ مجھے ملے گی, نہ کسی اور کو ملے گی. ہم نے اس روٹ کو دیکھنا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, وہ اٹ واز کپلنگ who said کہ we don't read the line but we read between the line. ہمیں between the line نہیں پڑھنا, ہم نے لائن ایکچوئل پڑھنی ہے. اور بات اگر آپ نے اس مسئلے کو ختم کرانا ہے, بالکل پراسی صاحب صحیح بات کر رہے, اگر تو بات ختم ہونی ہے, صرف ایک آدمی, فیلڈ مارشل عاصم از دی اونلی مین ان پاکستان جو کہ اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں. کل کر سکتے ہیں ختم, اور کوئی بات نہیں ہوگی. سب ٹوپی ڈرامہ ہوگا, لوگوں کو ہڈونگ کریں گے, یہ کریں گے. کیوں جنرل صاحب نے جو بات کی تھی, آئی سپورٹ ہم. اگر دیکھو یہ جتنے بھی جنرلز ہیں نا, یہ قوم کے محافظ ہیں, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر نہیں ہیں. یہ ان کے لیے سب برابر ہیں. لیکن اگر وہ آپ کو ایک صحیح ایڈوائس دیتے ہیں اور آپ اس کی ایڈوائس نہیں لیتے ہیں, it doesn't mean you go against them. You don't. You listen to them and then you take it in the stride. ان کا تو کام ہے بتانا. مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی مسئلہ ہے, یہ ہیڈ لاک ہے, یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے. ہیڈ لاک کو ہم ان لاک کریں, کل آپ کے مسئلے سب ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی جانی دشمن ہیڈ لاک کو ان لاک کون کرے گا؟ پراچا صاحب یہ کویشچن کا جواب ذرا آپ دے دیجئے گا, لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. الاؤ می شارٹ بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسلام آباد کے اندر بھی کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں, اور ان مہمانوں کا کیا اثر و رسوخ ہوگا اڈیالہ میں قید بانی پی ٹی آئی کے اوپر, ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک. السلام علیکم جی. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری آنریبل پی جے میر, ویری آنریبل اظہر جاوید اینڈ ویری آنریبل شوکت پراچا صاحب سیدھی بات زون میں ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مہمانوں کا بنے رہنے کے لیے. پراچا صاحب یہ جو ہیڈ لاک ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ بیکاز اٹس ناٹ اے ڈیڈ لاک ایز فار ایز پی جے میر صاحب از کنسرنڈ. اور سر میرا ایک سوال لے لیجیے گا, بیکاز آپ اسلام آباد میں ہیں, تو ذرا بتا دیجیے, ہمیں تو خبریں مل رہی ہیں کہ کوئی ڈاکٹرز کا وفد آیا ہوا ہے امریکہ سے, اور اطلاعات یہ ہے کہ وہ ظاہر بات ہے ملاقات بھی کریں گے بانی پی ٹی آئی سے, لیکن وہ ملاقات کس اہمیت کی حامل ہوگی؟ کیا کوئی بیک ڈور قسم کا کوئی ایسا چینل ہوگا اس ملاقات کے ذریعے کہ کوئی راحت مل سکے بانی پی ٹی آئی کو یا پاکستان تحریک انصاف کو؟ ذرا اس بارے میں بتائیے گا. 10 مئی نے سب کچھ چینج کیا. 10 مئی کے بعد وہ جو کبھی تھا کہ ہم دباؤ بڑھائیں گے, ہم اکتوبر میں آ جائیں گے, ہم نومبر میں آ جائیں گے, اب بھی تیاری ہو رہی, کچھ نہیں ہو سکتا ان چیزوں سے. یعنی تحریک اگر اسلام آباد کا گھیراؤ کر کے آپ تحریک چلائیں, یا آپ ڈسٹرکٹ لیول پر, پنجاب میں تو مجھے
कुछ कभी नजर ही नहीं आया कि पंजाब में वो अली अमीन खान गंडापुर हैं, वो कभी कभी एक्टिविटी करके ले आते हैं और पार्टी फिर उनको भी तनकीद का निशान, ठीक है। यानी वो अक्टूबर में भी आए, नवंबर में भी आए और पार्टी के अंदर उनके खिलाफ बातें की जाती हैं। ये पंजाब वाले कहाँ, बहुत बड़े बड़े नाम थे। कौमी असेंबली में खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनमें से बहुत सारे लोगों की तारीफ किया करते, वो कोई वसीम अकरम प्लस नहीं, वो कहाँ गए सारे। तो इस सिनेरियो में और सिंध में बड़ी कोशिश की गई, कभी अरबाब गुलाम साहब को रखा गया कि ये बंदे तोड़ेंगे, फिर नहरों का मामला आया, फिर पीटीआई पूरी चली गई, लेकिन कुछ ना हुआ। जाफिर एक्सप्रेस का सानिया हुआ तो कहा गया जी वो देखें जी वो असल नुमाइंदे नहीं है लोगों के, जब इसलिए तो वो तो पता चला कि इंडिया करवा रहा था, वो तो गठजोड़ सामने आ गया पीएलए का और उन, तो ये सारे एक्सक्यूजेस अपनी जगह पे थे, लेकिन 10 मई ने चेंज कर दिया सारा कुछ। अगर एक मुल्क बगैर इस जमात के, इनकी क़यादत के, वो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने में आर्म्ड फोर्सेस इस हद तक कामयाब हुई कि दुनिया भर में तारीफ की जा रही। अब तो वो फ्रांस वाले भी नाराज हो गए भारत से कि हमारी भी नाक कटवाई। तो इस तनाजुर में अब रेलेवेंस क्या रह सकती है। और पहले भी जब ये कहते थे कि जी वो सलामती का मसला है तो खान साहब को रिहा करें और पैरोल पे ले आए और इस कॉन्फ्रेंस में बिठाएं, उस वक्त फेडरल मिनिस्टर काबीना के अरकान कहते थे कि ये खुद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने शो में कहा था कि ये रियासत के साथ एक मशरूत वफादार है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँ कि उस 6 और 10 के दरमियान जो कुछ था सब लोग शामिल थे, बशमूल पीटीआई वाले, बैरिस्टर गुआर खान, बैरिस्टर सैयद अली जफर, अली मोहम्मद खान, सब लोग जिस तरह आप और मैं हम इस मुल्क के लिए बात कर रहे थे, पीजे मीर साहब कर रहे थे, अजहर जावेद साहब कर रहे थे, वो भी इसी तरह बात कर रहे थे। लेकिन वो पहले ये था ना, जैसे भरम मोदी का टूटा, जैसे भरम इंडिया का टूटा, इधर भी तो पहले वाली फीलिंग थी वो खत्म हो गई। अब 10 के बाद बहुत मुख्तलिफ है सारी चीजें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पीटीआई से कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डायलॉग का रास्ता खोलिए, किसी हुकूमत के साथ बैठते हैं। आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं मिलेंगे आपको। अब उन्होंने साबित कर दिया कि उनका जो पूरा फोकस है वो अगर मिसाइल का मुकाबला करना है, ड्रोन का मुकाबला करना है, राफेल का मुकाबला करना है, S-400 उड़ाने, पठानकोट, उधमपुर, आदमपुर, उड़ी, ये सब एयर बेसिस के उड़ाने हैं, बठिंडा उड़ाना है, वो उनका फोकस उधर है। उनको ट्रैक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ काम, हमें पानी का सीरियस। लेकिन पराजय साहब आप ये भी तो देखें ना, एक तरफ ये भी तो रियलिटी है कि भारत को शिकस्ते फाश के बाद जब बाकायदा तौर पर एक इशाइया रखा गया और फील्ड मार्शल साहब की तरफ से वो इशाइया रखा गया जिसमें who's and who's of the country, जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, सबको इनवाइट किया गया। सर उसके अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जाना पसंद नहीं किया, रोटी खानी वहां जाकर के पसंद नहीं की सर। और फिर उसके बाद भारत के ऐन कहे के मुताबिक जिस तरह वहां से मोदी जो है वो पाकिस्तान के नौजवानों को उकसाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही कि जी बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, उसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी जो है मुल्क गिरे एहतजाज के लिए जी बाहर निकलो सब बाहर निकलो। मुझे बताएं कि ऐसी जमात के साथ, ऐसे लोगों के साथ, इस किस्म के सियासी मेंटालिटी रखने वाले, इस तरह के सियासी नैरेटिव रखने वाले लोगों के साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? तो 3 बातें हैं, आप मुझे बात करने दें प्लीज। पहली बात तो ये है कि जब बानी पीटीआई खुद वजीर आजम थे, पुलवामा में वो सिक्योरिटी इजलास में भी नहीं आए थे, जिसमें खुद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब बैठे हुए थे ब्रीफिंग के। आप जितना आप मादी कुरेदेंगी ना, वो अजीब सी सूरत हाल सामने है। दूसरी बात ये है, तहरीक उन्होंने पूरा जोर लगा चुके हैं। अब अगर मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बात करूंगा, वो 25 मई को खान साहब ने खुद स्वाबी से लीड किया था, आपको याद है, वापस चले गए थे। उसके बाद फिर 26 नवंबर को पिंडी में आके बैठे थे, जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनात रुकवाने की वो एक कोशिश की, नहीं कामयाब। 5 अक्टूबर को नहीं कामयाब, 26 नवंबर को नहीं कामयाब हुए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 10 मई ने सारा स्पेक्ट्रम चेंज कर दिया, यानी अब वो जो
بات چیت ہے، مذاکرات ہیں، ڈائلاگ ہے، انٹریکشن ہے، جو بھی آپ کہیں، وہ 10 مئی کے بعد ایکویشن بدل گئی۔ دوسری بات یہ ہے، رہائی والی جو آپ نے اڈیالہ کی بات کی، جتنا بھی کیسز چلے ہیں وہ پولیٹیکل دباؤ کی وجہ سے ان کو نہیں ریلیف ملا، جو 3 سزاؤں میں ریلیف ملا تھا، تو شاخانہ میں عزت والے کیس میں ریلیف ملا تھا اور تیسرے کیس میں بھی ریلیف ملا تھا، وہ عدالتوں کے ذریعے ہوا تھا۔ اور اب بھی اگر کچھ ہونا ہے، فرض کیا ریلیف ملے یا سزا ملے، وہ عدالتوں سے ہی ملے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، پارلیمان نے پاس کیا، آپ اسی پارلیمان کا حصہ ہیں، آپ کے 100 کے قریب ممبرز ہیں، آپ اسی پارلیمنٹ کو آپ نے لیجیٹیمیسی دی، ابھی تک آپ کی ممبرشپ ہے، آپ نے ہر آئینی عہدے کا الیکشن لڑا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی۔ اگر آپ پارلیمنٹ کو تسلیم کر رہے ہیں، مین آپ بیٹھے ہیں تو تسلیم کر رہے ہیں، تو پھر اس پارلیمنٹ کی پاس کردہ آئینی ترامیم ہو، سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو، وہ ایکولی کانسٹیٹیوشنلٹی ان کی اتنی ہے آپ کے دور میں ہوا کرتی تھی کسی بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کی، وہ چاہے لیجسلیشن کی، سمپل یا جو بھی۔ اس لیے 26ویں آئینی ترمیم ہے، اور اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والے آئینی بینچ کے سامنے بھی ان کے کیسز جا رہے ہیں اور اسی کورٹ کے سامنے بھی جا رہے ہیں۔ مثلا آپ کے جو 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ والا سزا ہے، اس کے خلاف آپ نے اپیل کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ 5 جون کو اس کی ہیئرنگ بھی اب فکس ہو گئی۔ راستہ یہی ہے، باقی جو ہے نا وہ ہے پولیٹیکل ریٹرک، باقی ہے آپ نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی آڈینس کے لیے جو باتیں کرنی ہیں۔ تحریک شہریک کا وقت گزر گیا پاکستان میں، اب کیا تحریک چلے گی بتائیے؟ یعنی آپ کو بھی لگتا ہے کہ تحریک نہیں چلنی، اور اگر چلے گی بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دس از واٹ دا فائنل ورڈ آئی ایم گیٹنگ فرام پراچا صاحب۔ لیکن اظہر جاوید صاحب، یہ بھی ایک المیہ ہی ہے کہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہیڈز ہیں، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، وہ بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد ایک سفارتی مشن پر ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے کامیابی سے ان کا سفارتی مشن جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں بھی جو ہے ایک وفد ہے جو کہ امریکہ پہنچا ہوا ہے۔ اب سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سر، اور پاکستان کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کو ویلکم بھی بڑا اچھا دیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ان کی پذیرائی بھی بہت ہو رہی ہے۔ لیکن ایسے ٹائم پر جب قومی اتحاد کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے نتھی کیا جائے گا سر، تو یہ کیا پاکستان کو نیشنل انٹرسٹ میں نقصان پہنچانے کے برابر نہیں ہے؟ تو پھر کیسے ڈائیلاگ، کیسی بات چیت، کیا گیو اینڈ ٹیک؟ منش، میرے پاس ایک آج کی تازہ ترین خبر ہے، فیلڈ مارشل کا ایک بیان ہے ٹیچرز اور جو وائس چانسلر سے خطاب کرتے ہوئے، ایک لائن میں پوری آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کو کمزور کرنے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرنے والوں کی نفی کریں۔ کون لوگ ریاست کو کمزور بنا رہے ہیں؟ 9 مئی کا حملہ کس نے کیا ریاست پہ؟ کس نے فوجی انسٹالیشنز پہ وار کیا؟ وہ کون شخص ہے جو فیلڈ مارشل کو میر جعفر اور میر صادق قرار دیتا رہا؟ وہ کون سا شخص ہے جو پاکستان کی آرمی کے خلاف بانگ دہل جو ہے وہ یہاں پر نفرت اگلتا رہا؟ وہ کون سا شخص ہے جس کی پارٹی کے لوگ بیرون ملک بیٹھ کر اس جنگ کے دوران بھی پاکستان کے خلاف بات کرتے رہے اور بھارتی میڈیا کو اور بھارت کو مواد دیتے رہے بات کرنے کا؟ آپ کو عمران خان نے جو بیانیہ بنایا، اس کا جو سوشل میڈیا باہر بیٹھا ہے نا، آپ کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو پاکستان میں وہ کہتا ہے وہ بالکل نہ دیکھیں، یہاں سے جو اس کے دماغ ہیں، وہ جو کان ہیں، جو آنکھیں ہیں، وہ سارا وہ زہر اگل رہے ہیں، وہ ابھی تک اگل رہے ہیں۔ وہ اس جنگ کے تو دوران سر بھی پاکستان کے پاکستان کا جو خلاف بات سوشل کرتے میڈیا ہے، بقول آپ کے کہ اگر بیرونی سوشل میڈیا الگ ہے تو جو اندرونی سوشل میڈیا ہے اس میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ وہاں پر بھی انہوں نے ایسی تیسی پھیرنے کی اپنی طرف سے جی کوشش کی ہے، بالکل۔ وہ الگ بات ہے کہ اٹ از ناٹ سیلیبل۔ ابھی دیکھیں نا، جنگ کے معاملے میں جو ان لوگوں کا کردار رہا، سو کالڈ پی ٹی آئی کے کی واریئرز کا جو کردار رہا، اب میں اس کے بارے میں بات اس لیے نہیں کرتی ہوں کیونکہ ہم جیت گئے ہیں، ہم بغیر پی ٹی آئی کے جیت گئے ہیں، ہماری افواج نے زبردست طریقے سے پاکستان کا دفاع کیا اور ہم جیت گئے ہیں۔ سو یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ان کو الگ کر دیں، لیکن وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ مشکل وقت کے اندر کون پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، کون نہیں کھڑا تھا۔ جی سر۔ بیری صاحبہ، آپ کو میں ایک بات بتاؤں،
نواز شریف صاحب یہاں پہ 2005-6 سے یہاں پہ باہر رہے، ایگزائل میں رہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ رہیں، پی جے میر صاحب ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، کچھ ہمیں بھی رپورٹنگ کا ٹائم ملتا تھا۔ گزشتہ 4 سال بھی دیکھیں، نواز شریف ہو یا بے نظیر، انہوں نے کبھی ریاست پاکستان کے اداروں کے خلاف بات نہیں کی۔ یہاں پر ایون جو انگلش میڈیا تھا وہ میاں نواز شریف سے کہتا تھا کہ آپ بات کریں ریاست کے حوالے سے، انہوں نے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ ان کے اختلافات تھے، ایک شخص سے تھے، جنرل باجوہ سے تھے، انہوں نے ایک دفعہ ان سے بات کی، جنرل فیاض سے تھے، انہوں نے بات کی، انہوں نے کبھی ریاستی اداروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس شخص نے جو زہر اگلا ہے، جو ہماری یوتھ کی ذہنوں کو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے یہ مت بھی ٹوٹ گئی کہ جی اوورسیز پاکستانی بھی اس کے ساتھ ہے، یوتھ بھی اس کے ساتھ ہے۔ یوتھ نے تو اس کو ایسا ڈھیڑ کے رکھ دیا۔ یوتھ وہ تھی جو ڈرون کے ساتھ، ڈرونوں کو گرانے کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی کلاشنکوفوں سے لڑ رہی تھی۔ یوتھ وہ تھی جو ٹینک میں جو گولے بھرنے کے لیے پاک فوج کو مدد دے رہی تھی۔ یوتھ وہ تھی جو کہ پاک فوج جو سرحد پر لڑ رہی تھی اس کے آگے کھانا پہنچا رہی تھی۔ تو میری یوتھ ایسے شخص کی پیروکار نہیں ہو سکتی۔ یہ جھوٹا سیاسی پروپیگنڈا، جو سے ابھی پراچا صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ 10 مئی کے بعد یہ سارے لوگ ریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ اس وقت فیلڈ مارشل ہو، آرمی چیف اپنا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے، ان کا فوکس پاکستان ہے۔ پاکستان کے ابھی 4 ملکوں کے انہوں نے دورے کر کے پاکستان کو جس لیول پہ لے گئے ہیں، دوسری طرف جو پاکستان کی جو ریاستی رٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ قائم ہوگی۔ یہ لوگ نہ پہلے کسی قسم کا احتجاجی تحریک سے کوئی فائدہ اٹھا سکے ہیں، نہ اب ہوگا۔ کے پی کی گورنمنٹ کے وسائل استعمال کر کے یہ پاکستان اسلام آباد پہ یلغار کرتے رہے، اور اس کے جواب میں ان کو پھر بھی ناکامی ہوئی۔ ان لوگوں نے ریاست پاکستان کو باہر سے بھی نقصان پہنچایا ہے، اندر سے بھی پہنچایا ہے۔ تو ان لوگوں کو اگر آپ بیٹھیں گے، اور خاص طور پہ ابھی جو فیلڈ مارشل کا بیان آ گیا وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ وہ ان ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسی قوتوں کے خلاف کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ 9 مئی کا حساب دیں، اس جنگ میں ایک اور 9 مئی کی کوشش کی انہوں نے، بھارت کو سپورٹ کیا اپنے بیانیے کے ذریعے۔ سارے علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی تھی؟ یہ تو جنگ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ایک جھوٹ ہے، آپس میں یہ ویسے ہی نورا کشتی کر رہے ہیں۔ عمر ایوب صاحب کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو جنگ لڑنے کے لیے فیول ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے تو وہ گولے بھیج دیے ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ کردار ہے۔ یہ لوگ اب جو مرضی کریں، پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ، زیادہ زور سے کرے گا۔ قوم متحد ہو چکی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو ختم ہی کر دیا، یہ جس طرح کا آپ کامنٹ دے رہے ہیں۔ میں نے سیاسی طور پہ نہیں پی ٹی آئی کو ختم کیا، میں نے اس سوچ کو ختم کر رہا ہوں جو طریقے وہ بانی عمران خان کی ہے، جو لڑائی کی ہے، انتشار کی ہے، جو ایک دوسرے کو لڑا کے اپنا ووٹ کرنا چاہ رہا تھا، نفرت کی سیاست دفن ہوئی ہے۔ سر پوائنٹ آ گیا۔ آخری 2 منٹ میں پی جے میر صاحب کو دینا چاہتی ہوں۔ پی جے میر صاحب، گھوم پھر کے بات وہیں آ گئی ہے، آپ کہہ رہے تھے یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، یہ ہیڈ لاک ہے۔ سر یہ ڈیڈ لاک ہی ہے، جس طرح سے اظہر جاوید صاحب کامنٹ کر رہے ہیں اور جو خبریں ہمیں پراجا صاحب اسلام آباد سے دے رہے ہیں، سر یہ ڈیڈ لاک ہی ہے، دس از ناٹ اے ہیڈ لاک سر۔ لاک ہے۔ دیکھیں، میں نے ان سب کو بہت قریبی دیکھا ہوا ہے۔ ہم نے تو نواز شریف کو ٹوٹل رائٹ آف کر دیا تھا، بے نظیر کو رائٹ آف کر دیا تھا، سب کو ہم رائٹ آف کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کے سامنے ہسٹری ہے، ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اسے بھاگنا نہیں چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم کسی کو بڑی کوشش ہوئی تھی کہ نون کو ختم کر دو، ختم ہوئی ہے؟ کس نے کی ہے؟ بڑی کوشش ہوئی تھی، کوئی نہیں ختم کرتا کسی پارٹی کو۔ ہر پارٹی کا ایک اپنا رائٹ ہے، ہر پارٹی اپنا کام کر لے کے آگے چلے گی، وہ اس کا موقف ہے۔ اگر وہ اچھی ہے لوگ ووٹ دیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے، ختم ہوگی بات۔ ایسی کوئی بڑی بات ہے کوئی نہیں۔ اب بات آتی ہے کہ whether it is A, B اور C، کیا are we all working in the national interest or not؟ ہم نے اس چیز کو گیج کرنا ہے۔ باقی چھوڑ دیں آپ، باقی سکیلٹنز ہر پارٹی کے اندر ہیں، یہ کوئی ایک پارٹی نہیں۔ ابھی تک تو پی جے میجورٹی جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ دے آر ناٹ ورکنگ فار دا انٹرسٹ آف پاکستان، ٹھیک ہے؟ سو ایسے میں ریفریز کر لیتی ہوں سر اپنا سوال، پی ٹی آئی سدھرے گی کہ نہیں سدھرے گی؟ چلیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ I agree to that little point، کیونکہ یہ صرف لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو۔ بھائی بالکل تم لگو، لیکن I need something کہ ابھی بجٹ پہ تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں ملک کے لیے کیا بہتری چاہیے۔ مجھے وہ آواز یہاں سے نہیں آ رہی۔ دیکھو میں بڑا فیئر ہوں، یہ مجھے آواز دیں تاکہ میں ان کی سنوں کہ یہ اپوزیشن کیا صرف عمران کی رہائی کے لیے ہے یا عوام کے لیے۔ مجھے یہ آواز چاہیے، مجھے یہ آواز چاہیے کہ عوام کا کیا کریں گے یہ، کیونکہ ڈیلی جو ٹی وی پہ آتا ہے
इमरान खान की रिहाई, मैं बिल्कुल कहता हूं करो, दबा के करो, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग यू शुड बी डूइंग. यू शुड बी टॉकिंग अबाउट द पीपल जिन्होंने आपको वोट दिया है. आप उनके मुताले कुछ बात करो, इनको हुकूमत को बताओ, अगर वो ठीक कर रहे हैं उनके साथ चलो, नहीं कर रहे तनकीद बर तामीर करो. एंड दिस इज हाउ नेशंस वर्क. लेकिन हमने वेंडेटा नहीं करना, वेदर ये और वेदर वो. हमने इससे बाहर निकल के एक बड़ी सोच रखनी है. वी कैन नॉट वर्क विद अ मायोपिक अप्रोच. आपको सोचें बड़ी है क्योंकि ये मुल्क बड़ा है, और जब बड़ी सोचें होंगी बिनिश, हमारे मुल्क का फायदा है, किसी पार्टी का फायदा नहीं है, मुल्क का फायदा है, और ये हमें देखना है आगे. एब्सोल्युटली जी, बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद. इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे. अल्लाह हाफिज.